ओके, बैक टू द बिजनेस। तो कोशिश ये करो कि अपनी लाइफ में इन फ्यूचर में भी ऐसी सारे एथिकल वैल्यूज जिनसे आपको लगता है कि किसी का नुकसान नहीं हो रहा है कुछ, तो उनको कोशिश करो कि अपनी लाइफ में कॉमन करने की कोशिश करो। ईमानदार रहो, एक दूसरे के साथ सही बोलो, सच बोलो, और अगर कोई गलत काम हो भी गया है तो एडमिट करो इमीडिएटली, क्या यार, क्योंकि वंस यू एडमिट द मिस्टेक वी कैन ओवरकम ऑन इट, लेकिन इफ यू कांट एडमिट द मिस्टेक इट बिकम अ डिजास्टर। क्योंकि ये मैं ऑलवेज अपने ऑफिस में अपने जूनियर्स को कहता हूँ, अपने जो मेरे टीम है, कि यार definitely as a human being there would be a lot of chances of a mistake. If you did it, kindly inform me immediately, so we are able to manage it. If you can't inform me, it means that you can hold it. If you can hold it, it's hidden from us, or once it's come into the front, it's become a disaster. क्योंकि हमारे पास वो टाइम खत्म हो चुका था जिसमें हम उसको रोक सकते थे। तो ये ख्याल रहे कि इस पॉइंट से आपने इसको जरूर करना है अपनी लाइफ में, और यही चीज आप में से अगर एक छोटा सा क्वेश्चन, आप लोगों ने भी स्टॉक का काम किया 25 दिन जो हमने असाइनमेंट किया, आप में से कितने लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया? सर मेरा ग्रुप तो साथ बैठ के ही करता था। नहीं देखो, यस सर, मुझे भी जो कंफ्यूजन आ रही थी फ्रेंड से डिस्कस कर रहे थे। देखो दिस इज द पॉइंट नंबर 6, कंसर्न फ्रॉम अदर्स फॉर अदर्स। आपने एक दूसरे को सपोर्ट किया, लेकिन यही चीज बिजनेस में जब आती है तो आप नहीं करते हैं। वजह यह है कि आप एक दूसरे के कंपिटिटर होते हैं, आप बिल्कुल कंपिटिटर होते हैं। आपकी इंटीग्रिटी टुवर्ड्स योर ओन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए रेदर देन द अदर्स, लेकिन उसके साथ पॉइंट नंबर 5 आपके माइंड में होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। आप अगर कोई कंपिटिटिव एनवायरनमेंट में है तो आप फेयरनेस के साथ काम करें। झूठ दरोग, जिसको हम उर्दू में नहीं कहते दरोग गोई, झूठ बयानी, गलत बयानी, ये ना करें। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो काइंडली अपने पास से गलत बयानी ना करें कि दूसरे को कर ये सर। लेकिन हमारे यहाँ कॉमन है, हमारे यहाँ लोग अपनी प्रोडक्ट कम बेचते हैं, दूसरे की प्रोडक्ट की बुराई ज्यादा कर रहे होते हैं। भाई आप उसकी प्रोडक्ट की क्यों बुराई करो, आप अपनी प्रोडक्ट की बताओ, उसकी प्रोडक्ट का फैसला लोगों को करने दो। ये सारी चीजें बड़ी एथिकल वैल्यूज में इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, फाइनेंशियल मार्केट्स में डेफिनेटली वो 12 एथिकल प्रिंसिपल कॉमन है, उनके बगैर हम मार्केट में जा नहीं सकते। जो फाइनेंशियल मार्केट के कुछ एथिकल इश्यूज आते हैं जो कॉमन है, ये सारी चीजें तुम लोगों ने पढ़ी हुई है, ऐसी बात नहीं है नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन दीज ऑल स्पेसिफिकली बिलोंग्स टू द एथिकल मोरल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मिस सेलिंग द सिक्योरिटीज करते हैं आप, गलत बयानी, झूठ बोलते हैं कि हाँ मेरे पास, मैंने तो कल, जैसा मुंह, मैं थोड़ी सी एग्जांपल तुम्हें दूं, आप गए, आपने दुकानदार से पूछा, उसने कहा हाँ यार वो कल ही मैंने बेच दिया, जबकि एवरीवन, हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सही था गलत, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एवरीवन नोस कि वो थी नहीं उसके पास चीज जो उसने बेचने का वादा कर लिया, और आप उस चक्कर में अब आपके 2 दिन, उसने कहा नहीं कल आ जाएगा मैं मंगवा दूंगा, अब कल पहुंचे वो, सॉरी यार वो बंदा आया नहीं है, वो जा नहीं पाया, एक दिन और दे दे मैं परसों मंगवा। अब पहले इस चक्कर में आप 3 दिन तक उसके साथ ख्वार होते रहे। ये, या उसने आपसे कहा हाँ मैं मंगवा दूंगा आपके लिए अवेलेबल है, आप जब फोन करके जाए आ जाए, आप पहुंचे, उसने कहा वो भाई नहीं है, वो उन्होंने कहीं रखी है। दीज आर द एथिकल इश्यूज। आप अपने बिजनेस के चक्कर में दूसरे के 2 दिन खराब कर रहे हो, ओवर लेवरेज हो, गलत बयानियां कर रहे हो, गलत प्राइसिंग बता रहे हो। एक चीज सपोज मार्केट में 100 रुपए की है, मेरे पास नहीं है, मैं कहा या आप गए दुकानदार के पास, लेट सपोज मैं वो दुकानदार हूँ, आप मेरे पास आए, मैंने कहा हाँ यार थी, अभी अभी खत्म हो गई है, तो एक अमूमन नहीं होता, आप जैसे पूछे कितने की है, उसने कहा मैंने तो 100 रुपए की बेची है। अब आप मार्केट में घूम रहे, पता चला वहां तो 200 रुपए 150 रुपए से कम कोई दे ही नहीं रहा। अब उस चक्कर में आपके 4 घंटे ख्वार हो गए, आपने कहा नहीं यार उसने कहा था 100 रुपए की है, अब जबकि ऐसे में बेहतर यही था। इसी तरह ओवर लेवरेज, बातें बड़ी कर ली, चीज एक थी 10 का सौदा कर लिया आपने, क्या मंगा दूंगा, और जब लेने गए ओ यार सॉरी मार्केट शॉर्ट हो गई है, मेरे पास तो नहीं है, मैं कोशिश कर रहा था नहीं हो पाई। ये सारी चीजें ना करें, अनऑथोराइज ट्रेडिंग ना करें, जो चीज आपके पास है नहीं उसको बेचने की बात भी ना करें। यानी कि एक चीज मेरे पास है ही नहीं, मैं आपसे कहता हूं आप उसकी बात ना करें, क्योंकि आप उसके लिए अथॉरिटी नहीं थे। इसी तरह आपको कहा ही नहीं गया है कि आप ये बेच सकते हैं और आप अपने ब्याह पे बेचेंगे, अगर बिक गया तो सही है। जो हमारे बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, लोग क्या करते हैं कि उनके पास वो चीज नहीं होती, सौदा कर लेते हैं और उसका जाके बाजार से खरीद के देते हैं। दिस इज
एथिकली रॉन्ग प्रैक्टिस। ये बड़ी प्रॉब्लम है। और ये इनसाइडर डीलिंग ना करें थर्ड पार्टी के जरिए कि अंदर वाले से रेट लेके उससे खामोशी से काम कर लिया, नहीं। मार्केट पेनिट्रेशन एंड मार्केट अब्यूज ना करें कि अगर आप बहुत बड़े मार्केट प्लेयर हैं तो अपनी मार्केट से अपनी मर्जी से मार्केट रन करेंगे, दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग, इसको अवॉइड करें। स्पेकुलेशन, शॉर्ट सेलिंग। अच्छा, इंपॉर्टेंट तरीन एथिक्स में मर्जर एंड एक्विजिशंस। आप बाज़ औक़ात सामने वाले को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं कि वो अपने टोस पे आ जाता है, और जब वो बिल्कुल मरने के काबिल होता है तो उससे जाके कहते हैं अच्छा चलो यार मेरे साथ आ जाओ, हम मिलकर काम करते हैं। नहीं, मर्जर एंड एक्विजिशन ज्यादातर जो दुनिया में है ये सबसे बड़ा एथिकल इशू है, क्योंकि इसमें ज्यादातर रॉन्ग प्रैक्टिस है। आप सामने वाले अपने कंपटीटर को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो मजबूरन आपके साथ ज्वाइंट हैंड कर लेता है या फ्रेंडशिप कर लेता है कि चलो मिलकर काम करते हैं। इसी मर्जर एंड एक्विजिशन में कार्टेल भी इसी की एग्जांपल है। ये एथिकल इश्यूज है। आप कार्टेल क्यों बना रहे हो? आप फ्री प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दे रहे हैं सबको? नहीं, मर्जर एंड एक्विजिशन भी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग डेफिनेटली एथिकल इश्यूज है। जिस इंस्टीट्यूशन के पास बड़ा पैसा है वो बड़े तरीके से मार्केट में आता है और मार्केट को अपने तरीके से कंट्रोल करने, अगर वो मार्केट में एज ए इन्वेस्टर आया इट्स ओके, लेकिन वो मार्केट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, दिस इज द एथिकल इशू। क्योंकि मार्केट में और भी लोग काम कर रहे हैं। अगर आप अकेले ही बहुत बड़े हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप पूरी मार्केट आपके कब्जे में आ जाएगी, नहीं, आपको दूसरों को भी लुक आफ्टर करना होगा। बैंकिंग इश्यूज हैं, म्युनिसिपल बॉन्ड्स ट्रेडिंग है, मॉरल लीडरशिप्स, ये वो कॉमन इश्यूज हैं जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स में दिखते हैं। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये जो आपके 12 इश्यूज हैं इनको आप कैटेगराइज करें ऑन द बेसिस ऑफ पाकिस्तानी मार्केट, विच वन इज द प्रायोरिटी एंड विच वन इज नॉट, कौन टॉप पे है कौन बॉटम पे होना चाहिए, तो विच टॉप 3 यू अज्यूम दैट कि हमारे मार्केट में ये 3 तो 100% मौजूद है। सर मिस सेलिंग और ओवर लेवरेज, आई थिंक सो ये ज्यादा है। ओके, अभी और तुम सर इनसाइडर डीलिंग भी बहुत है। यस सर, इनसाइडर डीलिंग। और अगर मुझसे पूछो, मैं स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा शॉर्ट सेलिंग है। लोग सुबह जाते हैं 15 मिनट में खरीद के बेच के भाग जाते हैं। दूसरे नंबर पे स्पेकुलेशन है, मार्केट में फालतू की न्यूज़ेस चलाई जाती हैं, ये हो रहा है वो धड़ करके मार्केट गिर जाती है। आप भी सर पकड़ बैठे होते हैं, जो रियल इन्वेस्टर होता है वो सर पकड़ के बैठ जाता है, कहता है भाई ऐसा क्या हो गया एकदम से, मैं सुबह सुबह जागा हूं तो मार्केट 1000 पॉइंट नीचे थी, जो आप लोगों ने तो बड़ा फेस किया है कि आप गए तो पहला मार्केट 1000 पॉइंट नीचे आके खड़ी हो गई। क्या? स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या थी कि जी वो ये होने वाला है वो होने वाला है, न्यूज ही न्यूज के ऊपर सारा काम हो। तो डेफिनेटली मार्केट में मिस सेलिंग तो वाकई बहुत है, ये हर मार्केट में। मिस सेलिंग सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट में नहीं, मिस सेलिंग हर मार्केट में। आप में से कितने लोगों ने दराज से कभी चीजें मंगाई हैं? सर मैंने मंगाई। सही आई या गलत आई? सर मैंने मंगाई थी तो मेरी तो सही आई। वैसे मैंने रिव्यूज अच्छे नहीं सुने उनके, लेकिन मेरी सही आई। नहीं नहीं, सही तो आई, सर लेकिन सही आती है लेकिन कई बार सही भी नहीं आई। बस ये मिस सेलिंग है। आपने कमिट किया, सामने वाले ने आपसे नीला कलर मांगा, आपने उसको काला भिजवा दिया। भाई क्यों कर रहे हो ऐसा काम? नहीं है, मना करो। अच्छा, अब क्या हुआ? हो सकता है आधे लोग रिफंड करने ही ना जाए, क्या मैं छोड़ यार सही है काला भी चल डालेंगे, लेकिन अगर एथिकली देखा जाए तो ये गलत है। मैंने आपसे ब्लू की डिमांड की थी, ब्लैक की नहीं की थी, लेकिन आ गया क्योंकि मार्केट में आधे लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो कहते हैं ऐसा ये ब्लू और ब्लैक एक ही जैसा है। लेट्स सपोज आप गर्ल्स है ना, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं आपने एक लिपस्टिक का शेड मंगाया XYZ जो ब्राउनिश स्किन कलर के क्लोज था या डार्क ब्राउन था, उसका आपका वो शेड नहीं आया, उसके करीब का कोई और नंबर आ गया। आधे से ज्यादा लोग उसको यूज कर लेंगे, कहेंगे यार इसको वापस करने जाओ, फिर उसका 1 घंटा वहां खराब करो, वापस करो, फिर दोबारा करो, चल यार करीब करीब है चला लो। तो ये क्या था? लेकिन अगर एथिकली देखा जाए तो ये मिस सेलिंग, आपने गलत माल बेचा है मुझे। मैंने जो चीज आपके पास नहीं है आप स्ट्रेट मना करो कि ये ऑर्डर, ये स्टॉक अवेलेबल नहीं है। ये कॉमन प्रैक्टिस है, एथिकल इश्यूज हैं जो हमारी मार्केट में है। अच्छा, ये सिर्फ हमारी मार्केट में नहीं है, दुनिया भर की हर मार्केट में, कहीं बहुत ज्यादा है कहीं बहुत कम है। हायरार्की ऑफ दिस 12 पॉइंट्स में भी वेरी,
कहीं पे कोई इंपॉर्टेंट है, कहीं पे कोई इंपॉर्टेंट है, इट्स डिपेंडिंग. ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन? अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड. No, sir. No, sir. Okay, these are the standards. The very common thing which I need to discuss with all of you, it's very open. What is standards? Who define the standards? Only single answer. Society and religion define the standards. अगर गलत बयानी सही है तो फिर वो स्टैंडर्ड है उस इलाके का. जैसे मैं बड़ा सिंपल सी आपको एग्जाम्पल, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेमिंग एनी कम्युनिटी, एनी पर्सन, एनी गाय, बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग विथ यू. जब आप किसी कपड़े वाले से, पठान से कपड़ा खरीदते हो तो यू नो दैट कि इससे बार्गेनिंग करानी पड़ जाएगी आधी से भी ज्यादा. लेकिन वही कपड़ा आप जुनैद जमशेद से खरीद रहे होते हैं, आप फिक्स प्राइस पे लेके आ रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स हैं दोनों मार्केटों के. आप हैदरी की बाड़ा मार्केट में जाएंगे तो आपको पता है वो 400 रुपए बोलेगा और 200 रुपए तक दे देगा. और उसी बाड़ा मार्केट से निकल के थोड़ा आगे जो दूसरे खुले कपड़े बेच रहे हैं, बारीजे वगैरह ये सब, या और भी थ्रेड्स वगैरह हैं, वहां पे आप जाएंगे आपको पता है फिक्स प्राइस पे है वहां पे. क्यों? द स्टैंडर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द मार्केट. स्टैंडर्ड्स उन्होंने अपने खुद बनाए हुए. अगर आप वहां पे बाड़ा मार्केट या राबी सेंटर वगैरह में जाके बात करेंगे और मतीन सेंटर में उसे वो कहेंगे क्या करें, अगर हम सही प्राइस बताएंगे लोग निगोशिएट कराते सही. लेकिन आप वही थ्रेड्स में खरीदेंगे या बारीजे वगैरह में खरीदेंगे, वो वहां पे कोई स्टैंडर्ड्स अलग है. इसी तरह मैं अगर एक जूता बाटा में लेने जा रहा हूँ या किसी ब्रांडेड शॉप में जा रहा हूँ, उसका स्टैंडर्ड अलग है. लेकिन वही सैंडल मैं खान साहब की दुकान से ले रहा हूँ, वहां पे मुझे वो 1000 से लेके 400 रुपए तक बार्गेनिंग है. तो इस डिपेंडिंग. तो ये ख्याल रखना कि एथिकल स्टैंडर्ड्स कोई लॉ कॉन्फिडेंस स्टैंडर्ड्स इज डिपेंडिंग ऑन द रिलीजियस एंड सोसाइटी. सोसाइटी से मुराद है मेरी एनवायरनमेंट, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, वहां पे स्टैंडर्ड्स है. तो ये ख्याल है स्टैंडर्ड्स का जो बुनियादी फंक्शन है वो ये कि जब स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होते हैं तो कस्टमर कॉन्फिडेंस. आप में से कितने लोगों ने कभी बाटा या कोई भी ब्रांडेड शॉप पे जाके प्राइस निगोशिएट किए? नो सर, नहीं करते क्योंकि वहाँ पर फिक्स प्राइस होती है. Yes, sir. वहाँ पे नहीं कर. फिक्स प्राइस कहाँ कुरान और सुन्नत में लिखी हुई है? नो सर, नहीं लिखी हुई, लेकिन उनका एक स्टैंडर्ड है तो वो फिक्स प्राइस ही रखते हैं, नो नेगोशिएशन. वो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंड. और आप कोई भी आदमी कितना भी अच्छी बार्गेनर हो, वो कहे जी मैं तो दुनिया की हर चीज बार्गेन कर, वहां पे चुपचाप काउंटर पे पैसे देके निकल जाता है. क्यों? वहां का स्टैंडर्ड ये है. लेकिन वही ओपन मार्केट में आता है, स्टैंडर्ड्स कुछ और हो जाते हैं. तो ये ख्याल रखिएगा मार्केट्स के स्टैंडर्ड्स कॉन्फिडेंस देते हैं. मैं बहुत और भी छोटी सी एग्जाम्पल दूं. मुर्गी क्या रुपए किलो है? Sir, I think 400 कुछ. 400 रुपए के जी करीब सर, है. 400. सही है. आप देखिएगा मुख्तलिफ मार्केटों में मुख्तलिफ रेट हैं, कहीं 400 है, कहीं 380 है, कहीं 420 भी होंगे. आपको हो सकता है आपके मोहल्ले वाला 450 दे रहा हो, लेकिन आप हैदरी की मेन मार्केट पहुंच गए तो वहां 400 के भी रेट लगे हुए, 380 के भी रेट लगे हुए. आप हुसैनाबाद पहुंच गए तो वहां 360 के भी रेट हो सकता है आपको मिल जाए. क्यों? कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है कि कौन सी मार्केट में सस्ता मिलेगा. अब मुझे अगर ज्यादा चाहिए होगा तो मैं डेफिनेटली उस मार्केट की तरफ जाऊंगा जहां मुझे पता है 10 रुपए कम मिलेंगे. कम चाहिए होगा तो मैं उस मार्केट की तरफ जाऊंगा जहां से मुझे कन्वीनियंट हो. ये सारे पॉइंट्स ज़रा ख्याल है. अच्छा, एक होल्ड कर रहा हूं, मैं कॉल ले लूं. फेयरनेस इज पॉइंट. सक्सेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, फेयर ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट. तो ये ख्याल रखिएगा मार्केट टू मार्केट वेरी करता है.
मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल आपसे मैंने ये कपड़े की है। अगर आप तारिक रोड पर राबी सेंटर वगैरह में कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो आप अपना जहन बना के जा रहे हैं यहाँ मुझे बार्गेनिंग करनी ही करनी है, बगैर बार्गेनिंग के यहाँ काम नहीं होगा। लेकिन किसी और मार्केट में जा रहे हो सकता ना हो। तो ये 9 पॉइंट, अगर इनमें कोई डिफिकल्टी है तो वी कैन डिस्कस, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड। इट्स ओके। Yes, sir. Yes, sir. एक छोटी सी आपसे वीडियो शेयर कर लूं पहले। इसको देखिएगा, फिर मुझे हम इसको डिस्कस करते हैं।
सर इसकी आवाज सर आपका माइक म्यूट है। अब वो क्लियर। आपका जो सेकंड असाइनमेंट है वो ये केस है राजा रतनदम का। बेसिकली ये साउथ इंडियन ओरिजिन का था। ये हेज फंड में मैनेजर था और इसने इनसाइडर, क्योंकि इसके पास न्यूज़ेस थी, तो इसने तकरीबन 14 के करीब डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर गेम खेला था। जो हमारी, मैं इसलिए समझा रहा हूँ ये केस का, हमारी ये कॉमन प्रैक्टिस है। जो हमारे ब्रोकर्स हैं उनके पास इनसाइडर न्यूज होती है, वो खेलते हैं और नोबडी कैन कैच देम। लेकिन न्यूयॉर्क में क्योंकि वो इट्स अ पार्ट ऑफ द हेज फंड मैनेजर था, इसके पास सारा नॉलेज थी, सारा डेटा था, और इसने उसमें एग्जेक्टिव्स, उन कंपनियों के एग्जेक्टिव्स के साथ और दूसरों के साथ मिलके उन नॉलेज को, इनसाइडर जिसको हम कहते हैं ना इनसाइडर न्यूज को कैच किया और उससे पैसे कमाए। और इसको गिल्टी प्रूव हुआ और इसकी तकरीबन 7 साल सजा हुई इसको। और मैं सिर्फ इसलिए ये बता रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो एथिकली ये केस था, जिससे कोई जुर्म नहीं किया। भाई सही है, मेरे पास न्यूज है, मैंने फैसला किया। लेकिन अमेरिका में या यूरोप में इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट है कि अगर आप, क्योंकि आप एक तरीके से अमानतदार है, अगर आपने अमानत में खयानत की है तो आपको उसका जुर्म भुगतना पड़ेगा। ये केस, तो इस केस को आप एज अ सेकंड असाइनमेंट अपना कंसीडर कर लीजिए, सही है ना। और इसके ऊपर और सर डेरिवेटिव वाला वो डेरिवेटिव छोड़ दो, पर इस केस को अपने ऊपर एज अ सेकंड असाइनमेंट ले लो। इसके ऊपर नेट से तुम्हें सारी डिटेल मिल जाएगी। मुझे 3 एंगल से ये केस चाहिए। केस ओरिजिनली था क्या, व्हाट इज द केस, व्हाट इज द फाइंडिंग एंड ऑब्लिगेशन ऑन द केस, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन हो इसकी क्या फाइंडिंग होगा,
एंड व्हाट्स योर फाइंडिंग या समरी, आपकी क्या फाइंडिंग और समरी है कि क्या हुआ, क्या अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के क्या पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में इस टाइप के केसेस हैं, अगर हैं तो उनको कैसे मैनेज किया गया है और उनको कैसे लुक आफ्टर किया जा रहा है, ये उस पॉइंट से सही है। इस केस को सर इस पॉइंट से लेके चलो एज अ सेकंड असाइनमेंट। सर तो बेटा सर आप क्वेश्चंस रिपीट कर दें। क्वेश्चन 3 है। पहला क्वेश्चन ये है एग्जेक्टिव समरी ऑफ द केस, केस था क्या, राइट। सेकंड क्वेश्चन व्हाट आर द चार्जेस एंड व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ दिस केस, उस केस में उसके बाद चार्जेस क्या थे और उनकी फाइंडिंग क्या है। थर्ड योर एग्जेक्टिव समरी, आपकी क्या फाइंडिंग है उस केस को पढ़ने के बाद कि क्या पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में ये केस था या नहीं था, कैसे था, ओके। उस पॉइंट से आपने इसको लेना है, यानी कि एक तरीके से आपने मुझे 3-4 पेज की इस केस के ऊपर, केस की थोड़ी सी बैकग्राउंड, उसके ऊपर उनको वहां सजा क्या हुई या क्या फाइंडिंग या क्या चार्जेस उन पे लगे, और उसके बाद आपने जब केस पढ़ा तो आपको पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में लेते हुए इसमें आपकी क्या एग्जेक्टिव समझी है, आपकी क्या फाइंडिंग है कि अगर पाकिस्तान में जैसे केसेस हैं तो क्या उनके ऊपर होता है, और अगर आपने कोई नई चीज इसमें आपको डिस्कवर हुई है, आप समझते हैं कि हाँ ये चीज बड़ी अच्छी है एथिकल वैल्यू में, तो वो क्या है, वो सारी चीजें आपने बतानी है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज है इस केस के अंदर एथिकल और लीगल। एथिकल तो आपको पता चल गया कि हाँ जी ये तो गलत काम किया है, लेकिन क्या लीगली भी वो अबंडेंट था, क्या लीगली वो प्रूव किया जा सकता था, अगर किया जा सकता है तो क्या है। इस केस के आपको दोनों इम्पैक्ट देने, एथिकली तो डेफिनेटली एवरीवन एग्री कि एथिकली वो रॉन्ग था, लीगली उसको किस किस ग्राउंड पे सजा हुई है, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर कितनी सजा हो सकती है, पाकिस्तान में कितने लोगों को सजा हुई है, नहीं हुई, तो क्यों नहीं हो पाई उसके लिए। इस पॉइंट से, इन 2 पॉइंटों के बेस पे आपने ये केस डेवलप करना है अपनी ये असाइनमेंट, सही है। और इसको मैक्सिमम कोशिश करिएगा 4 से 5 पेज में हो। मेरे लिए बेस्ट फाइंडिंग ये होगी कि आप मुझे अपनी जो आपकी एग्जेक्टिव समरी है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं, सही, और केस को आपने कैसे इंटरप्रेट किया है, ये 2 चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। सर एक दफा रिपीट करना। देखो इस केस में 3 क्वेश्चन मुझे बेसिकली आंसर्स चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है केस की बेसिक समरी, केस था क्या, ओके। दूसरा उस समरी की बेस पे क्या चार्जेस लगे या क्या फाइंडिंग या क्या ऑब्लिगेशंस आई, ये 2 केस, तो ये दोनों चीजें तो आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी आराम से। तीसरी इंपॉर्टेंट है आपकी समरी, आपने क्या लर्न किया, आपके हिसाब से क्या इसमें एथिकल प्रॉब्लम थी और कौन कौन से लीगल ऑब्लिगेशंस हैं कि इन केस इस चीज पे इसको सजा हो सकती है, इस चीज की इसको सजा हो, और इस केस को आप पाकिस्तानी सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या पाकिस्तान में इसको जिन जिन चार्जेस पे सजा हुई है, क्या पाकिस्तान में उन चार्जेस के ऊपर सजा हो सकती है, उनको प्रूव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मेरे लिए थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपकी फाइंडिंग्स और आपकी एग्जेक्टिव समरी है। आपकी एग्जेक्टिव समरी इन 2 पॉइंट से चलेगी कि एथिकल क्या था और लीगल क्या है। गलती तो की है, क्या गलती काबिल सजा थी या गलती सिर्फ एथिकल सजा है, अगर उसमें कोई कानूनी सजा है तो वो क्या हो सकती है, और अगर नहीं है तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपका ये ओपिनियन मुझे चाहिए कि इसने जो भी एथिकल और मॉरल काम किया, इनमें किन चीजों के ऊपर इसको सजा होनी चाहिए थी और किन चीजों पे सजा नहीं होनी चाहिए, और अगर इसको कोई सजा हुई है तो क्या वो ज्यादा हुई है, कम हुई है, किस तरीके से हुई है, सही है ना। उस पॉइंट से जरा देखना कि क्या हुई है। हम अब लास्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं। अब ये बुनियादी तौर पर मुझे ये केस स्टडी आपको देनी चाहिए थी एनरॉन की, लेकिन ये केस स्टडी बहुत डिटेल हो जाएगी क्योंकि ये स्टॉक की कंपनी एकदम से
जीरो हुई थी, बैंकरप्ट हुई है। तो आपके पास, चले हम इजी ऑप्शन अपने लिए रखते हैं। आपके पास ये दोनों ऑप्शंस हैं। आप राजा रतनम की केस स्टडी सॉल्व कर लें या एनरॉन की, कोई एक ले लें। सही है, मैं आपको ये फ्री हैंड दे रहा हूं कि आप दोनों में से कोई भी केस स्टडी के ऊपर सेकंड असाइनमेंट सॉल्व कर लें। और मे बी कि अगर फाइनल में कोई मांगा गया तो फाइनल में हो सकता है इन्हीं में से कोई एक केस स्टडी आपको डिटेल में करने को दे दूं। यहां तक क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? यस सर, क्लियर। क्लियर है, ओके बेटा। अब हम अपनी क्लास क्विट कर रहे हैं, होपफुली लास्ट है। अब मैं क्विज का फाइनल करने के बाद, मैं इरफान साहब से डिस्कस करने के बाद आपको बताऊंगा कि क्विज में किस तरीके से शेड्यूल कर रहा हूं। बस आपका, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सेकंड असाइनमेंट दोनों केस स्टडीज में से कोई भी एक है, राज रतनम की या फिर एनरॉन का केस। सर सबमिशन कब तक है? सभी ये बेटा, ये छोटा सा ही होगा, ये ज्यादा 4-5 पेज में कोशिश करके इसको देने के। अगर सेकंड असाइनमेंट कंपलसरी है तो फिर मैं आपको बता दूंगा। अभी आप एटलीस्ट इसको, आज जैसे 4th है ना, आप इसके लिए कमिंग वीक रख लें, कमिंग थर्सडे तक। कमिंग थर्सडे तक आप इसके ऊपर अपना, बेसिकली दोनों का ऑप्शन में एनरॉन का केस क्या था, गिल्टी क्या हुई और आपकी फाइंडिंग क्या है। इसी तरह आज राजा रतनम का भी यही है, आपकी फाइंडिंग। मेरे लिए दोनों में आपकी फाइंडिंग इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या जज किया, आपको क्या लगा कि कहाँ पे मैनेजमेंट या टीम गलती पे थी। सही है ना, उस पॉइंट से सर आज आप कंफर्म करके बता देंगे कि सेकंड असाइनमेंट करना है या नहीं? नहीं, असाइनमेंट दो तो है। अब मुझे ये सिर्फ कंफर्म करना है कि इन्हीं असाइनमेंट, 2 ही असाइनमेंट की बेस पे जाना है या मैं एक पे काम कर सकता हूँ। n-1 का मुझे क्लियर नहीं है कि दोनों असाइनमेंट में n-1 है या नहीं है। अगर n-1 नहीं है तो फिर तो दोनों कंपलसरी हो गए, और अगर n है फिर एक है तो फिर। सर हाँ बोलो बेटा। मैं इंशाल्लाह इसको आज कंफर्म करके ना डॉक्टर इरफान से डिटेल में मैं भी पढ़ता हूँ LMS पे जाके, फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसका मैं खास तौर पे, मुझे एनुअल और क्विज का इंपॉर्टेंट हो गया। सर फर्स्ट असाइनमेंट आप वो कह रहे हैं जो 25 डेज में कर लेना। फर्स्ट असाइनमेंट तो वही 25 दिन की एग्जेक्टिव समरी है, वो मैं आपको बता दूंगा। वो आप लोगों की बनी हुई, मुझे LMS पे, अब मैं ये पूछ लूंगा कि वो असाइनमेंट LMS पे डाउनलोड करवाने स्टूडेंट से, कहाँ लेने। अगर वो कहते हैं कि LMS पे करने तो फिर सर ये जो हमें केस स्टडी करनी है, सॉरी नेट थोड़ा देर। देखो अभी अगर LMS पे आप लोगों के असाइनमेंट भी अगर LMS पे होंगे तो मुझे आप कल तक का दिन दे दें, मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा कि आपने मुझे LMS करना है या ईमेल करना है। लेकिन इन द मीनवाइल आप अपना जो स्टॉक वाला असाइनमेंट है मुझे ईमेल तो कर दें सारे फर्स्ट असाइनमेंट। ठीक है सर। सही ना, ताकि अगर मुझे वहां सबमिट करना हो तो मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा, ताकि यूनिवर्सिटी के भी डेटा में आ जाए। तो आप अपना फर्स्ट असाइनमेंट मुझे कोशिश करके कल तक सब लोग कर दें। आपकी फाइंडिंग वाली जो समरी है कोशिश करिएगा वो भी एक्सेल की फाइल में एक शीट के ऊपर कॉपी कर दें। 2 फाइलें नहीं करिएगा, मुझे एक ही फाइल भेजिएगा, उसमें वो आपकी एक्सेल की वर्कशीट भी मौजूद हो और उसी में एक पेज पर उसकी पूरी नोटिंग भी हो, ताकि सिंगल फाइल ही मैं अपलोड सर करूं। आपसे एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलो बेटा। सर हमारा रिसर्च से काम चल रहा है ना, तो हमने वो जो काम, जो असाइनमेंट था वो रोक दिया था, तो हमें कल तक थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। कल तक नहीं सर। हफ्ते तक कर दोगे? सैटरडे संडे तक फाइनल सर हो जाए? संडे तक कर लें। चलो मैं Yes, मुझे sir. कोशिश करो मंडे तक भेज दो, ताकि मैं ट्यूसडे को वहां पे मैं पूछ लूंगा, क्योंकि डेफिनेटली यूनिवर्सिटी को असाइनमेंट चाहिए होगा, अपलोड करवाएगी मुझसे वो।
तो मैं सर हमें जो स्टॉक प्राइस के एनालिसिस लिखने थे वो ओवरऑल हम पूरा एक ही दफा पूरा एक पेज पर लिख